आप सबने अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर को सुना और मैं ये मान करके चलता हूं कि उन्होंने हम सबके मन को छुआ, हम सबके हृदय को छुआ और हम अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं, करते रहे हैं और उसको कैसा बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने हम सबको प्रेरित किया। मैं सामान्यतया कुछ बातें अंत में कहता हूं, लेकिन आज पहले ही कहूंगा और फिर इस कार्यक्रम पर आऊंगा। सैल्यूटेशंस इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मंच अभी खाली है, कुछ लोग आ जाएंगे तो सैल्यूटेशंस की तरफ चलूंगा। सोशल साइंस पढ़ाता हूं, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं और पॉलिटिकल साइंस में एंशिएंट इंडिया मेरी दिलचस्पी का विषय है। और उस पे एक लंबी चर्चा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ अंश उसके छूंगा, उसके बाद आपसे आज का जो विषय है इम्प्लीमेंटेशन का, उसकी तरफ चर्चा करूंगा। खास करके ये बात मैं नौजवान साथियों से कह रहा हूं, टीचर तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, इसलिए वो भी नौजवान ही है। देखिए, आप सभी अपने माँ बाप से प्रेम करते होंगे, उनका सम्मान करते होंगे। थोड़ा सा और करना शुरू करिए। If you have been doing that, please start giving something more to it. आप उन्हें 10 मिनट देते होंगे। मैं कुछ साल पहले तक जब मुझे कहता था ना कोई क्वालिटी टाइम, बिलीव मी, मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन जब आप 10 मिनट शांत होके भी बैठे रहोगे ना उनके पास, तो यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग मच टू देम, मच टू योर फैमिली एंड मच टू द सेल्फ। क्योंकि ये जो सेल्फ है, जिसकी बात अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर कर रहे थे कि हम सेल्फ को ज्यादा महत्व देते हैं, इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा महत्व देते हैं, हमारा उपनिषद कहता है इट्स अ जर्नी ऑफ को अहम टू को वयम। ये मैं से हम की यात्रा है और उसे हम अकेले नहीं बना सकते, साथ में ही रह के बना सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों से, आप सब अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते होंगे, बड़े भाई से, बहन से, सबसे प्यार करते होंगे, लेकिन कहते नहीं होंगे। तो मेरा एक आग्रह है आप सबसे, कहना शुरू करिए, बताना शुरू करिए, उनका होमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। मैं सही कह रहा हूं, आजमा करके देखिए। आप घर से निकलते होंगे, माँ बाप के पैर नहीं छूते होंगे, दावे से कहता हूं। जरा बगैर बताए छूना शुरू कर दीजिए, माँ को, पिता को अवसर ढूंढ के गले लगाना शुरू कर लीजिए। आपको इतना आशीर्वाद मिलेगा, आपने कल्पना नहीं की होगी। और जब माँ को, पिता को हम आदर भाव से सम्मानित करते हैं, तो ये तो जननी है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसको कितना मान देते हैं। सिर्फ मैं आपको जोड़ रहा हूं, आप इससे प्रेम करते हो, इसके लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार रहते हो, तो बताना भी सीखिए। अरे जरा सोच करके तो देखिए, इस देश बंधु जी ने इस कॉलेज को शुरू किया होगा, क्या भाव रहे होंगे। सचिन नाथ सान्याल के क्या भाव रहे होंगे, भगत सिंह के क्या भाव रहे होंगे, जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को समर्पित कर दिया। उस भाव से भी जुड़ने की कोशिश करिए, तभी सरकार के द्वारा संचालित मनाया जाने वाला अमृत महोत्सव सफल होगा। मेरा मंच वापस आया है तो शुरुआत करता हूं। प्रबंध समिति के चेयरमैन
RN वत्स साहब, ट्रेजरार प्रोफेसर अनिल राय जी, मेरे मित्र, छोटे भाई सरीखे प्राचार्य प्रोफेसर राजीव अग्रवाल जी। और जब मैं कह रहा हूं छोटे भाई, तो मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है। और अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि मान सम्मान, त्योहारों का जो अवसर होता है वो मान सम्मान मुझको मिलता रहा, इस नाते मैं कहता हूं, पूरे परिवार से मिलता है, इस नाते कहता हूं। प्रोफेसर रूबी मिश्रा, अश्विनी शंकर जी, सलोनी जी, प्रोफेसर कमल गुप्ता जी, और मेरे कुछ अन्य साथी बैठे हैं, पालीवाल जी, विपिन अग्रवाल जी, राकेश जी, किसी का नाम मिस कर जाऊं तो बवेजा जी, तो क्षमा चाहता हूं। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए आपके बीच हैं, वो देश को बदलने वाला विषय है। सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा दीक्षा में कुछ परिवर्तन होगा ऐसा नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय इस देश की दशा और दिशा बदलने का मादा रखता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आपके सामने दो प्रमाण रखता हूं। 6B हमारा ऑर्डिनेंस है, रिसर्च को लेकर के, PhD पैरामीटर्स को लेकर के, एडमिशंस को लेकर के। जब उसमें अमेंडमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरू किया 2006-08 में, तो उसके साथ पूरे देश ने शुरू किया। उसके बाद 2009 रेगुलेशन आया। यह है दिल्ली विश्वविद्यालय। रिसर्च के पैरामीटर्स क्या होंगे, उसका भविष्य क्या होगा, उसकी एडमिशन पॉलिसीज क्या होंगी, उसका स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन होगा, वो दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिया। और रेगुलेशंस आए जिसके चलते आप सबके प्रमोशंस हुए, उसमें भी दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं उस कमेटी का हिस्सा था। लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स, ऑल अदर मेंबर्स ऑफ कमेटी वर ऑफ द ओपिनियन, ये सब कुछ डीयू के हिसाब से नहीं चलेगा। तो मैं उनसे कहता था डीयू से बेहतर कुछ बताओ, तो बता लेते हैं। मंत्री जी के पास गए तो वो भी नाराज हो गए, बोले डीयू डीयू बंद करो, हर जगह डीयू घुसा देते हो। तो मैंने कहा सर डीयू के अलावा कोई कुछ कर रहा हो तो बताओ। अगर हम समस्या आपके सामने लेकर के आ रहे हैं तो सॉल्यूशंस भी लेकर के आते हैं। यह है दिल्ली विश्वविद्यालय। और वत्स साहब, ये जो UGCF आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, UGC ने 160 क्रेडिट्स कहे, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 176 कहे। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय का ही दबाव है कि अप टू 176 स्वीकृत हुआ। UGC का आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो UGC कह रही है कि फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स 3 फाउंडेशन कोर्सेज। दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग बैठे, छोटी टोली में चर्चा हुई, तो हमने कहा नहीं, हमने जो बनाया हम तो उसी के हिसाब से जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का कैरेक्टर अलग है, इसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ अलग है। आप जरा सोच करके देखिए, ऑल ओवर 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी इन कंपैरिजन। मैं किसी एक विश्वविद्यालय का नाम नहीं लेंगा, सिर्फ दयाल सिंह कॉलेज का नाम लूंगा उसकी तुलना में। 2 साल पहले मेरे विभाग में एक प्रोफेसर आए, सेकुलरिज्म पे लेक्चर देने आए थे, गांधी जी पे लेक्चर देने आए थे। गांधी जी पे कितना पढ़ा था वो मैं ही जानता हूं।
जो काठियावाड़ी कल्चर है, उस कल्चर को उन्होंने यूके का कल्चर बता दिया। इतना ही पढ़ा था। तो मैंने उन्हीं के एक साथी की किताब कहा, मैंने कहा किताब पढ़ लेते तो अच्छा होता, कम से कम गांधी को तो गांधी के देश में ठीक बताते। तो उन्होंने कहा कि यू नो दैट यूनिवर्सिटी हैज बीन रूइंड बाय दिस गवर्नमेंट। मैंने कहा 1100 करोड़ की यूनिवर्सिटी है, 7,500 विद्यार्थी हैं, 450 के करीब वहां फैकल्टी मेंबर हैं। हमारे यहाँ एक दयाल सिंह कॉलेज है, उसमें 11 एकड़ जमीन है, मॉर्निंग इवनिंग मिला लो तो लगभग 500 फैकल्टी हो जाती है, विद्यार्थी मिला लो तो लगभग 10,000 विद्यार्थी हो जाता है। You cannot compare a college of Delhi University with the certain universities of the country. And the quality have been maintained by our faculty members, all stakeholders. हम समय पर एग्जाम लेते हैं, समय पर रिजल्ट देते हैं, हमारी आंतरिक शिकायतें हो सकती हैं, समय पर एडमिशन भी करते हैं, और मोरलेस एडमिशंस बेदाग होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। शिकायतें हेयर एंड देयर तो होंगी, जहां 6 लाख बच्चा पढ़ रहा होगा, तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और जब यूजीसीएफ तय किया जा रहा था, तो मैं प्राउडली कह सकता हूं, क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा हूं, सभी स्टेक होल्डर्स से बात की गई, सभी प्राचार्यों को बुलाया गया, उनके कंसर्न सुने गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, डीन्स को बुलाया गया, उनके कंसर्न सुने गए, जो हमारे टीचर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी बुलाया गया, उनके भी कंसर्न सुने गए। और उसके अलावा पैरेलल डिस्कशन विद स्टेक होल्डर्स इन फॉर्म ऑफ टीचर्स, दोज हु हैव बीन इनटू the policy making and structural changes and structural functionings of the colleges, उनसे भी हम लोग बात करते रहे, तब जाकर के उस क्रेडिट सिस्टम तक पहुंचे। उसमें मैं कह सकता हूं कि मैंने राजीव जी का भी उपयोग किया, आपके यहाँ की कुछ फैकल्टीज का भी उपयोग किया, कुछ अदर प्रिंसिपल से भी बात की, और जब हम लोग संतुष्ट हुए तभी उस काम को आगे बढ़ाया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन यूजीसीएफ 2020 दिल्ली विश्वविद्यालय कर रहा है। अभी तक देश में यह काम किसी ने नहीं किया था। पहली बार हमारे कैंपस में ऑल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस विल बी टॉट। एबिलिटी एनहांसमेंट के तहत वो कमेटी मेरे पास थी, अभी भी है। हमने सभी विभागों को कह करके, जिनके पास फैकल्टी नहीं है, उनसे आग्रह किया कि आप फैकल्टी पीयर्स को जुटाइए, उनसे सिलेबस बनाइए, सारे प्रोसीजर्स को पास करके फिर ले आइए, शिकायत नहीं होनी चाहिए। और उसमें बहुत ध्यान रखा है नैरेटिव ओरिएंटेड सिलेबाई मत बना के दीजिए, क्योंकि जैसे आप नैरेटिव ओरिएंटेड बनाते हैं, फिर एक नई राजनीति शिक्षा संस्थानों में शुरू हो जाती है। साथ में एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज पर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है, आज वो सभी को पढ़ाना है। और मैं, अश्विनी जी बैठे हुए, इन्हीं के विभागीय कुलीग थे, हम लोगों का रिफ्रेशर चल रहा था, 2002 की बात है। उन्होंने कहा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो विदेश से आया है, यहाँ से आया है, हमारा एनवायरमेंटल ज्ञान बड़ा अधूरा है। तो उसके कुछ ही दिन पहले मैंने एक लेख लिखा था कहीं, तो मुझे सब कुछ याद था। तो मैंने कहा, हैव यू हर्ड अबाउट पृथ्वी सूक्त, हैव यू हर्ड अबाउट वायु सूक्त, अग्निक सूक्त, जल सूक्त? बोले ये क्या होता है? मैंने कहा चौखंबा, इटालिया, कमला नगर पे सब मिलता है। It's a part of Purana, it's a part of Upanishad. You have not been with those literatures, how you'll come know that there was a sustainable development? हमारे यहाँ तो जो सबसे पिछड़ा समाज है, जनजातीय समाज, उस समाज में भी व्यवस्था है कि अगर पेड़ काटते हैं तो पहले उस पेड़ की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, जल के माध्यम से पूजा करते हैं।
पेड़ों की पूजा करते हैं। एक भी सत्यनारायण की कथा, जैसे कथा कहो तो लगता है अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा दकियानूस आदमी है। क्या आपके परिवार का कोई संस्कार उसके बगैर पूरा हुआ? जस्ट थिंक ओवर इट। एंड विच रिलीजियस बिलीफ इज नॉट हैविंग एनी रिचुअल्स? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 1952 में कैंडी में बाबा साहब श्रीलंका में जाकर के बौद्ध धर्म सम्मेलन में कहा उन्होंने, ऑल रिचुअल्स आर इंपॉर्टेंट एंड एवरी रिलीजियस बिलीव्स इन द रिचुअल्स। आरती करते हैं ना, तो उसकी लौ, उसका प्रवाह, उसकी भी तकनीक है, उसके भी वैज्ञानिक आधार हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अध्ययन नहीं किया तो इस नाते बड़ा खराब लगता है। खास करके एक रैशनलिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसको बड़ा खराब लगता है। 80 एनजीओ हैं, 80 में से 80 जो है किसी एक धर्म विशेष के एनजीओ हैं, 80 में से 80 को फंडिंग कहीं और से होती है। और जब वो बताते हैं डू यू नो दीज थिंग्स मिक्स द साइंटिफिक टेम्पर, अरे भाई तुझे कुछ पता ही नहीं है साइंटिफिक टेम्पर है, तुझे पता ही नहीं कहां पर है, क्योंकि तूने पढ़ा नहीं है। अगर उन ग्रंथों को पढ़ लिया जाए, बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद आ रही है। कोई देव या देवी, जरा सोच करके देखिए, अनपढ़ था क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुरु का नाम हम सब जानते हैं। गुरु घर पठन गए रघुराई, अल्पकाल सब शिक्षा पाई। यानी गुरु के घर पढ़ने गए। तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी कि आपको गुरु के घर जाकर के पढ़ना पड़ता था और अल्पकाल में ही शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। रेजिडेंशियल सिस्टम था, जिसको आजकल हम हॉस्टल्स बोलते हैं। लेकिन कभी नालंदा के बारे में सोचा क्या? जहां हजारों की संख्या में, 10,000 की संख्या में सैकड़ों साल पहले विद्यार्थी आकर के रहा करते थे। उस नालंदा को जलाया क्यों गया? कभी सोचा क्या? बख्तियार खिलजी को किताबों से क्या दुश्मनी थी? किताबें तो किसी की हत्या नहीं करती, लेकिन किताबें संस्कृति का प्रवाह होती है, सभ्यता का प्रवाह होती है। गुरु संदीपनी के पास कृष्ण भगवान पढ़ने गए, तब वो भगवान नहीं थे, सिर्फ कृष्ण ही थे। सुदामा के साथ उनका जो चरित्र है, जरा उसको ध्यान से पढ़ करके तो देखिए कि चने चुराए तो कहता क्या है। यानी मित्र से कोई भी दुराव नहीं करना चाहिए, छुपाव नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ, हमने उसको सिर्फ कथानक मान लिया, लेकिन कोई संस्कृति, कोई सभ्यता ऐसी पूरी बताएंगे क्या जिसमें हजारों हजारों साल से बगैर पढ़ाए ये चीजें चलती जा रही हों? हमारे यहाँ तो रामायण महाभारत वत साहब जिंदा है दादा दादी नाना नानी की कहानियों से। हम नहीं पढ़ाते विश्वविद्यालयों में। लेकिन जब मैं कह रहा हूं तो शांति पर्व का जिक्र कर रहा हूं। शांति पर्व में मंत्रिमंडल कैसा बनेगा, इसकी उपदेशीयता भीष्म देते हैं। मृत्युशैया पर पड़े हैं, मरने को तैयार बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं सूर्य उत्तरायण होगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी। हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ये तो सब कपोल कल्पित है। उस कपोल कल्पना में भी, मैं मान लेता हूं कपोल कल्पित है, उस कपोल कल्पना में भीष्म कहते हैं फॉर एनी गुड गवर्नेंस यू हैव टू हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, को पुरोहित परिषद नाम देते हैं और उसकी संख्या बताते हैं 37। Look at the 4 varnas and there he is talking about 5 varna। 4 ब्राह्मण से होंगे, 8 क्षत्रिय से होंगे, 21 वैश्य समुदाय से होंगे, 3 शूद्र होंगे और 1 सूत होगा। उस वक्त का सूत कौन है? उस वक्त का सूत है कर्ण, उस वक्त का सूत है संजय, उस वक्त का सूत है राधेय। और उसकी शिक्षा बताते हैं कितना पढ़ा लिखा होगा, वो सूत क्यों है, शूद्र क्यों है। सिर्फ एक गुण उसका अलग है, उसकी नेचर सेवा भाव की नेचर होनी चाहिए, दैट्स ऑल। उसका अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है कि वो वेदज्ञ ही नहीं होगा।
शस्त्रज्ञानी नहीं होगा, सब कुछ होगा, सिर्फ उसका भाव सेवा का होगा। घर में 4 भाई हैं, 4 बच्चे हैं, जरा उनकी नेचर देखो, एक तो आदेश देता है, एक तो ज्ञान देता है, एक सिर्फ सेवा में ही लगा रहता है, जिम्मेदारी उठाए रहता है। और थोड़े दिन के बाद पिताजी कहते हैं सबसे जिम्मेदार बच्चा तो यही है। एमएन श्रीनिवास को पढ़ लीजिए, एमएन श्रीनिवास के हिसाब से वो जो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है वो शूद्र है। आपने अपने परिवार को ही ठीक से नहीं पढ़ा, समाज को ही ठीक से नहीं पढ़ा, इस नाते वैल्यू एडिड सिस्टम की बड़ी जरूरत थी। तो वैल्यू एडिड कोर्स भी शामिल किया गया, आपको स्किल मिल सके, स्किल्ड कोर्सेज शामिल किए गए। और मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है, लेकिन यह प्रयास अंतिम प्रयास नहीं है। कुछ कमियां होंगी, फिर सुधार होगा, फिर साथ बैठेंगे, फिर प्रयास करेंगे। लेकिन ये मैं जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक अच्छा प्रयास दिल्ली विश्वविद्यालय का शुरू हुआ है। उसमें आप सभी शिक्षक साथियों का सहयोग चाहिए, विद्यार्थियों का इस रूप में सहयोग चाहिए कि आप उसको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि क्या भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है। और पीयर लर्निंग के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से आपके कंसर्न्स भी विश्वविद्यालयों तक पहुंचे, जिससे सुधार हो सके। और फिर अपनी बात दोहराता हुआ, अपने परिवार को क्वालिटी टाइम देना शुरू करिए, माँ पिता की इज्जत करना शुरू करिए, क्योंकि आप एक स्वप्न लेकर के आते हो और वो स्वप्न आपका अकेला स्वप्न नहीं है, वो माँ बाप का स्वप्न है, परिवार का स्वप्न है। जरा सोच करके देखिए, आपको बड़ा करने में किन किन कंधों का साथ रहा, किन किन हाथों का साथ रहा, किस किस ने आपको शिक्षा दी, किस किस ने आपको रास्ता बताया। अरे आपको जिसने अंगुली पकड़ करके रोड पार कराई, उसका भी योगदान है। इस नाते सीखते रहिए, सुधार करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विश्राम देता हूं। आप सबने बुलाया, ध्यान से सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।